आज हम उन 3 शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे जिनमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। एनपीआर, एनआरसी और सीएए। हाँ, ये शब्द खबरों में, बहसों में हर जगह सुनाई देते हैं। और अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इन्हें समझने का एक बड़ा ही कह सकते हैं सीधा साधा तरीका बताते हैं। कि इन्हें अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही प्रक्रिया के 3 हिस्सों की तरह देखें। बिल्कुल, एक के बाद एक होने वाले स्टेप्स। तो चलिए इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये नजरिया बहुत मददगार है, क्योंकि जब हम इन्हें एक क्रम में रखते हैं, पहला कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। ठीक है, तो इस कहानी का पहला हिस्सा या पहला कदम है एनपीआर, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हाँ, सोर्सेज के मुताबिक इसका नागरिकता से सीधा लेना देना नहीं है, बल्कि ये देश में रहने वाले लोगों की गिनती है। बिल्कुल। इसे देश के सामान्य निवासियों या यूजुअल रेजिडेंट्स का रजिस्टर कहा गया है। पर इस यूजुअल रेजिडेंट का मतलब क्या है? क्या ये जनगणना जैसा ही कुछ है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये जनगणना से मिलता-जुलता है, पर उससे कहीं ज्यादा विस्तृत है। अच्छा। सामान्य निवासी की परिभाषा यह है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी जगह पर पिछले 6 महीने या उससे ज्यादा समय से रह रहा है, 6 महीने? हाँ, या फिर अगले 6 महीने तक वहीं रहने का इरादा रखता हो। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें भारतीय नागरिकों के साथ-साथ वो विदेशी भी आ जाएंगे जो यहाँ रह रहे हैं? बिल्कुल, जो यहाँ काम, पढ़ाई या किसी और वजह से लंबे समय से रह रहे हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। तो ये एक तरह से इस बात का रिकॉर्ड है कि फिलहाल भारत की जमीन पर कौन-कौन रह रहा है, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। सही पकड़ा। इसीलिए एक बहुत बड़ा डेटाबेस बन जाता है। सोर्सेज बताते हैं कि ये नागरिकता अधिनियम 1955 और 2003 के नियमों के तहत तैयार किया जाता है। ये पहली बार कब हुआ था? हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इसे पहली बार 2010 में तैयार किया गया था। 10 साल से भी ज्यादा पहले। हाँ, और फिर 2015 में घर-घर जाके इसे अपडेट भी किया गया था। और हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना हर सामान्य निवासी के लिए कानूनी तौर पर अनिवार्य है। अनिवार्य है? मतलब कंपलसरी? जी हाँ। इसमें आपकी सामान्य जानकारी जैसे नाम, पता, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब इकट्ठा किया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक गिनती है, तो इस पर इतना विवाद क्यों? बिल्कुल। मतलब सरकार के पास आधार, वोटर कार्ड जैसी कई चीजें पहले से हैं, तो फिर एक और विशाल डेटाबेस बनाने का असल मकसद क्या है? ये बिल्कुल सही सवाल है। और सोर्सेज इसके 2 मुख्य, कह सकते हैं, घोषित उद्देश्य बताते हैं। ओके। पहला, सरकार का मानना है कि इससे उन्हें नीतियां बनाने में बहुत मदद मिलेगी। जब सरकार को ठीक-ठीक पता होगा कि देश के किस कोने में कितने लोग रहते हैं, तो सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा? दूसरा एक भविष्य की सोच है। हो सकता है कि आगे चलकर इन सभी अलग-अलग कार्ड्स की जगह एक ही वन आइडेंटिफिकेशन कार्ड बना दिया जाए और एनपीआर उसका आधार बन सकता है। ये तो हुए घोषित उद्देश्य। लेकिन विवाद की जड़ क्या है? लोग एनपीआर को सिर्फ एक गिनती से ज्यादा क्यों मानते हैं? हाँ, और यहीं से ये कहानी दिलचस्प होती है। विवाद की जड़ एनपीआर के मकसद में नहीं, बल्कि उसके कानूनी आधार में है। कानूनी आधार में? हाँ, सोर्सेज इस बात पे जोर देते हैं कि एनपीआर को नागरिकता नियम 2003 के तहत ही तैयार किया जाता है। और यही नियम ये भी कहते हैं कि एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स यानी एनआरसी बनाने के लिए किया जा सकता है। ओहो, तो ये है असली कनेक्शन। बस यहीं पर एनपीआर एक सामान्य गिनती से बढ़कर एनआरसी की प्रक्रिया का पहला कदम बन जाता है। अच्छा, तो यानी एनपीआर वो बुनियाद है जिस पर अगली इमारत एनआरसी खड़ी की जा सकती है। तो चलिए अब दूसरे कदम पर आते हैं, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो अगर एनपीआर देश में रहने वाले सभी लोगों की लिस्ट है, तो एनआरसी क्या करता है? एनआरसी का काम है फिल्टर करना। फिल्टर करना? हाँ, ये एनपीआर के विशाल डेटाबेस को लेता है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों की पहचान करता है। इसे ऐसे समझें कि एनपीआर एक बड़ी सी भीड़ की तस्वीर है और एनआरसी उस तस्वीर में से हर भारतीय नागरिक के चेहरे पर एक निशान लगाने का काम है। मतलब अवैध अप्रवासियों को आबादी से अलग करना? बिल्कुल, यही इसका सीधा मकसद है। सोर्सेज में असम का जिक्र बहुत प्रमुखता से है। वहाँ एनआरसी की प्रक्रिया हो चुकी है और वो काफी विवादास्पद रही। हाँ, बहुत ज्यादा। ये बताया गया है कि एनआरसी पहली बार 1951 में बना था, लेकिन अपडेट सिर्फ असम में हुआ। असम में ही क्यों? असम का मामला बहुत अलग है और इसकी जड़ें इतिहास में है।
1971 में जब बांग्लादेश बना तो वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन करके असम आ गए। हाँ, ये तो है। इससे वहां की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। सालों के आंदोलन के बाद असम में एनआरसी को अपडेट करने का फैसला हुआ था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि करीब 19 लाख लोग अंतिम सूची से बाहर हो गए। 19 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। तो क्या अगर पूरे देश में एनआरसी लागू होता है तो सबको असम की तरह ही अपने परदादा दादा की वंशावली साबित करनी होगी? ये तो करोड़ों लोगों के लिए नामुमकिन होगा। यहाँ पर सोर्सेज एक फर्क बताते हैं। उनके मुताबिक देशव्यापी एनआरसी का तरीका शायद असम जितना जटिल ना हो। मतलब? एक सोर्स में इसकी तुलना कॉलेज का फॉर्म भरने से की गई है। जैसे आप एडमिशन के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र देते हैं, उसी तरह शायद नागरिकता साबित करने के लिए कुछ बुनियादी दस्तावेजों की जरूरत पड़े। लेकिन एक मिनट, कॉलेज फॉर्म जैसा आसान कहना थोड़ा ज्यादा सरलीकरण नहीं है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। असम का अनुभव तो यही दिखाता है कि दस्तावेज जुटाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर गरीब और अशिक्षित लोगों के लिए। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। सोर्सेज इसे घोषित इरादे के तौर पर पेश करते हैं, यानी सरकार का कहना है कि प्रक्रिया सरल होगी, लेकिन वो इस बात की गहराई में नहीं जाते कि जमीनी हकीकत क्या होगी। और ये व्यावहारिक चुनौती ही वो बिंदु है जहां एनआरसी के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो अब तक की कहानी ये है। पहला कदम एनपीआर से सबकी गिनती। दूसरा कदम एनआरसी ने उस लिस्ट को फिल्टर करके सिर्फ नागरिकों को अलग कर लिया। हाँ। अब आता है तीसरा और शायद सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा, सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। सीएए। जब नागरिकों की लिस्ट बन गई तो फिर सीए का क्या काम है? सीए इस प्रक्रिया में एक नया मोड़ लाता है। सोर्सेज इसे एक शामिल करने वाला कानून की तरह बताते हैं, ना कि बाहर करने वाले। अच्छा, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन नहीं। बिल्कुल, मतलब जहां एनआरसी लोगों को लिस्ट से बाहर कर रहा था, वहीं सीएए कुछ खास लोगों को नागरिकता की लिस्ट में जोड़ने का रास्ता बनाता है। और ये खास लोग कौन है? सोर्सेज में इस बारे में काफी साफ तौर पर बताया गया है। हाँ, इस बारे में जानकारी बहुत स्पष्ट है। ये कानून 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए हैं, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। जी, शर्त यह है कि ये लोग धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हों और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। मतलब ये उन लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाता है। सोर्सेज में फास्ट ट्रैक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, और इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि आमतौर पर नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना जरूरी होता है। 11 साल? लेकिन इस कानून के तहत इन खास समूहों के लिए ये अवधि घटाकर सिर्फ 5 साल कर दी गई है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी छूट है। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये कानून पूरे भारत में एक जैसा लागू नहीं होगा। बिल्कुल, पूर्वोत्तर भारत के कई आदिवासी इलाके जो संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं, और वो राज्य जहां इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हाँ, वहां सीएए लागू नहीं होगा। ऐसा उन इलाकों की खास संस्कृति और जनसांख्यिकी को बचाने के लिए किया गया है। क्या नागरिकता पाने के लिए कोई और शर्तें भी हैं? हाँ, कुछ और शर्तें भी हैं। आवेदक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ओके। साथ ही उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की 3री अनुसूची में दी गई नागरिकता की शपथ भी लेनी होगी। तो ये एक प्रक्रिया है, कोई ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है। तो अगर हम इन तीनों को अब एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एनआरपी ने सूची बनाई, एनआरसी ने छाना, और फिर सीएए आया जिसने कुछ खास लोगों को उस सूची में जोड़ने का रास्ता खोल दिया। आपने इसे एकदम सही तरीके से सारांशित किया है। सोर्सेज इसे एक समीकरण की तरह भी समझाते हैं। कुल जनसंख्या यानी एनपीआर जी, माइनस अवैध अप्रवासी, तो बन गई नागरिकों की सूची यानी एनआरसी। बिल्कुल। फिर नागरिकों की ये सूची प्लस सीए के तहत आए कुछ विशेष प्रवासी बराबर है भारत के नागरिकों की अंतिम सूची। ये दिखाता है कि ये तीनों अलग अलग दिखते हुए भी एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। हाँ, और इसी जुड़ाव की वजह से इन पर इतनी बहस होती है। तो इस पूरी चर्चा का मतलब क्या निकलता है? यही कि इन 3 जटिल विषयों को समझने के लिए अब एक ढांचा हमारे पास है। बिल्कुल, मुख्य बात यही है कि हर हिस्से का अपना एक खास काम है। एक गिनती करता है, दूसरा फिल्टर करता है और तीसरा जोड़ता है। और इस क्रम को समझने से ही हमें ये समझ में आता है कि इन पर होने वाली राजनीतिक बहसें इतनी तीखी क्यों होती हैं। सही बात है। क्यों कोई एनपीआर को एनआरसी का पहला कदम मानकर उसका विरोध करता है, या क्यों सीएए को एनआरसी के साथ जुड़कर देखा जाता है। सारा खेल इस क्रम और जुड़ाव का ही है।
और अंत में एक विचार छोड़ देते हैं। हमारे सोर्सेज ने ये समझाया कि ये प्रक्रियाएं क्या हैं और कैसे काम कर सकते हैं। पर ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब किसी देश में इतने बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा किया जाता है और नागरिकता को दस्तावेजों से साबित करने की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो इसका एक आम इंसान और राज्य के बीच के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है।